मेटा एड रन होता क्या है, तो आप क्या बताना चाहेंगे? देखो, मेटा एक ऐसा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है जिसके 3 प्रोडक्ट है मार्केट में। हाँ फेसबुक, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप। हाँ। आपको ये जानकर बेहद खुशी होगी कि 3.7 बिलियन एक्टिव यूजर हैं लगभग मेटा के। हाँ। और उन 3.7 बिलियन यूजर में से 1 बिलियन, लगभग 1 बिलियन यूजर सिर्फ भारत से हैं। अगर कोई भी व्यक्ति को डिजिटल मार्केटिंग को इजी वे में समझाना हो कि डिजिटल मार्केटिंग है क्या, तो आप उसे कैसे समझाना चाहिए? डिजिटल मार्केटिंग है ना, वो यही है कि जो ऑनलाइन जो प्लेटफॉर्म है, हाँ। किसी भी तरीके से वहां से बिजनेस आना। बहुत सारी मार्केटिंग होती है आज, बहुत सारे एफिलिएट मार्केटिंग भी हैं, कई सारी मार्केटिंग है, लेकिन ऐसा क्या रीजन था कि आपने डिजिटल मार्केटिंग को ही चुना? नमस्कार दोस्तों, मैं शुभम कुमार के एक नए पॉडकास्ट में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज का भी यह पॉडकास्ट अमेजिंग और काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। जो सोशल मीडिया पे कुछ बेहतर करना चाह रहे हैं या सोशल मीडिया में किसी न किसी तरीके से वो आगे बढ़ने वाले हैं, क्योंकि आज के हमारे जो गेस्ट हैं सोशल मीडिया के एक्सपर्ट हैं। अगर आप सोशल मीडिया पे, इंस्टा पे हो, फेसबुक पे हो या यूट्यूब पे हो, किसी भी तरीके से ग्रो करना चाहते हैं, तो आज आपको उनके थ्रू बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और आप कैसे ग्रो कर सकते हैं पूरी तरीके से जानने का मौका मिलेगा। आज हमारे साथ यहाँ पे बैठे हुए हैं, यहाँ पे नेस्डैक के फाउंडर और मेटा ऐड को रन करवाने वाले एक एक्सपर्ट रुद्र सर। तो जानेंगे इनसे कि हम लोग ऐड के थ्रू कैसे हम लोग अपने सोशल मीडिया हैंडल्स को ग्रो करवा सकते हैं और उसमें आगे बढ़ सकते हैं। तो सर से पूरी तरीके से जानेंगे और इससे जानने के साथ आपको बहुत वैल्यू एडिशन करने का मौका मिलेगा। तो सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस पॉडकास्ट में। थैंक यू वेरी मच सोम जी फॉर गिविंग दिस अपॉर्चुनिटी। सबसे पहले मैं आपके स्किल्स से रिलेटेड या एड से रिलेटेड बात करने से पहले आपकी लाइफ जर्नी को जानना चाहूँगा कि आपका मेटा एड्स की जर्नी में कैसे इंटर किया और आपकी स्टडीज़ वगैरह कैसी रही है? ओके, सो मेरा नाम रुद्र है, जैसे कि मैं आपको बता चुका हूँ, राइट। मेरी जो स्कूलिंग हुई है वो गांव से ही हुई है। गांव में एक कॉलेज था, हमने वहीं से 12th पास किया है। एंड 12th पास करने के बाद हर किसी के पेरेंट्स का सपना होता है कि बच्चा सरकारी नौकरी में जाए। बिल्कुल। तो वैसा ही मेरे पेरेंट्स का भी सपना था, तो हमने जो बीए में एडमिशन लिया, लेकिन वो प्राइवेट था, डिस्टेंस लर्निंग उसे कहते हैं। ओके, राइट। तो वो हमने प्राइवेट एडमिशन ले लिया, जिससे कि हम लोग सिर्फ पेपर देने के लिए जाएंगे, हम लोग कॉलेज नहीं जाएंगे। बिल्कुल। राइट। तो हमारे ग्रेजुएशन के एग्जाम होते थे, तो हम लोग एग्जाम दे दिया करते थे कॉलेज जाके। राइट। लेकिन बीच बीच में क्या होता था कि मेरा मन था कि सरकारी नौकरी की प्रिपरेशन करनी है। राइट। तो मैंने सबसे पहले, जब 2018 में मेरा 12th स्टैंडर्ड कंप्लीट हुआ है एंड 2021 में मेरा ग्रेजुएशन हुआ है। राइट। तो इंटर करने के बाद में मेरे मन में था कि कुछ तो था ऐसा कि कंप्यूटर सीखना है। राइट। बिल्कुल। तो हमारे यहाँ पे एक लोकेशन थी ठाकुर द्वारा नाम से, हम लोग वहाँ पे गए। वहाँ पे जाके मैंने ओ लेवल का एक कोर्स होता है, राइट, जहाँ पे कंप्यूटर का बेसिक एक लेवल आप कवर कर सकते हो। बिल्कुल। जो C++ और HTML वगैरह हम लोग जो सीखते हैं। हाँ, तो ये जो आप C++ और HTML हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज होती है, ये एडवांस लेवल होता है। इसका बेसिक लेवल भी होता है, एडवांस लेवल भी होता है। बट वो ओ लेवल है, इस तरीके के जो कोर्स होते हैं उसमें बेसिक लेवल का आपको सिखाया जाता है। बाकी अगर आपको कंप्लीट HTML सीखना है, जो कि वेबसाइट डेवलपमेंट के काम में आता है, या फिर C++, तो उसमें फिर आपको डेप्थ जाना होगा। राइट। तो हमने जाके ओ लेवल का वहाँ पे ओ लेवल की परीक्षा थी, जाके एडमिशन लिया, पढ़ाई शुरू करी। राइट। ओ लेवल की परीक्षा दी, पास हो गए। हमारे बैच में 180 स्टूडेंट थे, 180 बच्चे, जिनमें से 4 बच्चे पास हुए थे, जिनमें एक मैं था। राइट। ओके। लेकिन इसमें सबसे बड़ी चीज़ ये थी कि मैं एक ऐसा बच्चा था वहाँ पे जिसके पास लैपटॉप नहीं था, क्योंकि सारे लोग HTML का प्रैक्टिस करते थे, लैपटॉप से करते थे। C++ वहाँ पे सिखाई जाती थी, तो वो लोग अपना लैपटॉप से प्रोग्रामिंग करते थे कि प्रोग्राम सही रन हो रहा है नहीं हो रहा है। लेकिन मेरे पास ऐसा कुछ नहीं था। हाँ, लेकिन एक चीज़ थी मेरे पास, प्रैक्टिस। तो मैं क्या करता था कि उन प्रोग्राम को कॉपी पे बना के देखता था। तो कॉपी पे बना के जब मैं देखता था, तो ऐसे करते करते ना बहुत सारे प्रोग्राम में रट गए, एकदम माइंड में चले गए कि ये प्रोग्राम आएगा तो ऐसे बनाना है, ऐसे बनाना है, ऐसे बनाना है। राइट। तो वो जो माइंड मेकअप हुआ ना मेरा, उससे जब एग्जाम हुआ तो मैं यही कारण हुआ कि मैं उसमें पास हो गया। अदरवाइज मेरे को खुद लग रहा था कि चांसेस कि मैं कहीं फेल ना हो जाऊं। राइट। एक डाउट आपके मन में रहता है, चाहे आप कितनी भी मेहनत कर लें, कि हो सकता है कोई एक ऐसा बंदा है जो आपसे भी ज़्यादा मेहनत कर रहा हो, है ना। इसके बाद में मन में आया कि घर की फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं थी, पहले से ही मेरा शौक था सब्जियां वगैरह बेचना। तो ये बाजारों में जो आप देखते हैं फल लगते हैं, ये सब मैं किया करता था। सब्जी मंडी जाना, वहाँ से नींबू खरीदना, मिर्ची खरीदना, हरी सब्जियां खरीदना और उसको लाके बाजार में बेचना। उसका कारण सिंपल सा ये था कि फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं थी। राइट। बहुत सारे ऐसी चीज़ें थी। इवन तो जब मैं ओ लेवल का कोर्स किया था, तो हमारे यहाँ ना जो खेत होते हैं, तो खेत पे बाड़ा होता है, इसमें चारों तरफ पेड़ लगे हुए। पिताजी ने 10,000 में उस बाड़े को बेचा और जो पेड़ थे उनको बेचा, तब जाके मेरी फीस पे हुई थी ओ लेवल एग्जाम के लिए। तब जाके मैंने वो 10,000 का ओ लेवल कोर्स कंप्लीट किया था। ओनली 10,000 उसकी फीस थी, वो भी हम लोग उस समय नहीं पे कर सकते थे।
राइट। उसके बाद चीज़ें और आगे को बढ़ी। मेरे मन में था कि यार घर की सिचुएशन इस तरीके से है और कुछ ऐसा करना है कि यार क्यों नहीं अपने घर की परिस्थिति हम चेंज कर दें। तो उसके लिए मैंने क्या किया, घर वालों को बोल दिया कि इंडियन नेवी नाम की एक चीज़ होती है। मैंने कहा 3-4 महीने लगेंगे, हम इंडियन नेवी का एग्जाम क्वालिफाई कर देंगे, हमें कानपुर जाना है पढ़ाई करने के लिए। बिल्कुल। तो हुआ कुछ ऐसा कि शुभम जी वहाँ पे कि मैं जाना था कानपुर, पैसों का तो प्रॉब्लम था। तो पापा ने क्या किया, मेरे को 3 या 4 हज़ार रुपये दिए कि जाओ पढ़ाई कर लो, बाकी अगले महीने भिजवा देंगे, जैसे कि एक एवरेज फैमिली में होता है। और एवरेज क्या कहूँ मैं, जो जिस घर की इनकम आज के समय में 20 से 25 हज़ार रुपये है ना, वो लोअर पुअर फैमिली है। अकॉर्डिंग टू एवरेज फैमिली आज के समय में वो है जो 1 लाख रुपये से ऊपर कमाते हैं। बिल्कुल। तो अगर आपसे बोलूँ तो मैं लोअर पुअर एक फैमिली से बिलोंग करता हूँ, राइट। तो वहाँ पे इस तरीके की सिचुएशन क्रिएट हुई थी। मैं गया कानपुर, वहाँ पे जाके एडमिशन लिया। एडमिशन लिए हुए 15 दिन ही हुए थे। हाँ, तो मुझे उस समय डेंगू चलता था, 2019 की बात। हाँ बिल्कुल। डेंगू का क्रेज उस समय शुरू हुआ था बहुत ज़्यादा, तो मेरे को हो गया डेंगू। हाँ। अब मैं तो रोने लगा। मैं बोला घर किस मुंह से ये बोले कि मुझे डेंगू हो गया, क्योंकि घर वालों पे पैसे नहीं लगाएंगे कहाँ से। हाँ बिल्कुल। लेकिन अगर नहीं बताते हो, तबीयत ज़्यादा बिगड़ जाती तो फिर क्या होगा। बिल्कुल राइट। तो फिर मैंने घर पे फ़ोन किया, मम्मी को फ़ोन करके बोला कि मम्मी एक ना हमारे इसे गांव में किसी को डेंगू हो गया था। तो मैंने मम्मी को पूछा कि मम्मी एक बात बताइए, वो गांव में जो डेंगू हो गया था उनको कितने रुपए उनके ऊपर लगे थे। हाँ। मम्मी ने बोला 8-9 हज़ार रुपये लगे होंगे। हमको लगा कि 8-9 हज़ार रुपये तो बहुत हो गए, इतना पैसा कहाँ से आएगा, राइट। तो मैं बताया नहीं, लेकिन मैं ना रोने लग गया। रोने लगे, किस मुँह से बोलूँ कि मुझे ज़रूरत है, मुझे पैसा दे दो और मेरे को डेंगू हो गया, लेकिन मजबूरी थी। तो अब मम्मी को फिर मैंने बताया कि नहीं मम्मी मुझे डेंगू हो गया है, राइट। तो जब उन्हें मैंने बताया इसके बारे में, तो वो थोड़े से उन्होंने बोला कि अरे बेटा क्या हो गया, पहले से क्यों नहीं बताया। ये तो पेरेंट्स ने तो ऑब्वियसली चिंतित रहेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। उस बार क्या हुआ, फिर दिवाली बहुत नज़दीक थी, 3 से 4 दिन रह गए थे दिवाली की। तबीयत लेकिन मेरी ज़्यादा बिगड़ गई थी, मैं हॉस्पिटल में एडमिट हो गया। हाँ। हमारे जो ओनर थे, जो भैया थे वहाँ पे जिनके यहाँ बिल्डिंग में रहते हम लोग, वो बहुत अच्छे थे। हाँ। वो मुझे लेके गए अपनी कार से, उन्होंने मुझे हॉस्पिटल में एडमिट कराया और मुझे बोला कि आप जो है रुद्र अपने घर पर फ़ोन कर दो और ये कह दो कि घर वाले आपके यहाँ पे आ जाएँ। तो दिवाली थी उस दिन, सारे चिरागों वाली जो दीपावली होती है, जो सारे चिराग जलते हैं, हर किसी के घर में खुशियाँ होती हैं। हाँ बिल्कुल। और मेरे पापा उस दिन आए थे मुझे वहाँ से, जिसको हम लोग छोटी दिवाली कहते हैं। हाँ जी हाँ जी। तो वहाँ पे आए थे पिताजी लेने के लिए। अब मैं अपने मन ही मन सोच रहा था कि बताओ, हर व्यक्ति का सपना होता है जो बाहर रह के पढ़ाई करता है कि दीपावली जैसे त्यौहार पे तो वो कम से कम घर पर पहुँचे, अपने घर वालों के साथ जाके अपना त्यौहार सेलिब्रेट करे, हर किसी का सपना होता है। तो वही चीज़ें थी। बट मैं फिर वहाँ से पापा जी के साथ घर पे आ गया। उसके 15-20 दिन में मेरी तबीयत ठीक हो गई। मुझे लगा मैं फिर से कर सकता हूँ। हाँ। ये वाला कॉन्फिडेंट मेरे पास डे 1 से था कि मैं, अगर आप कर सकते हो तो मैं भी कर सकता हूँ, चाहे बिजनेस की बात हो या फिर किसी एग्जाम को क्रैक करने की बात हो। आप कर सकते हो और किसी ने अगर क्रैक कर रखा है तो फिर मैं भी क्रैक कर सकता हूँ। ये कॉन्फिडेंट मेरे अंदर डे 1 से था, ये आज भी है, राइट। तो फिर 15 दिन हुए, हम पापा को बोले कि पापा हमें जाना है वहाँ पे। पापा बोले पैसे तो हैं नहीं, तो पड़ोस में से होते हैं, हेल्प कर देते हैं लोग, जब आपने उनकी हेल्प की होती है। तो पापा ने उनसे 4,000 रुपये लिए फिर से उधार और मुझे दे दिए। जैसे उन्होंने मुझे 4,000 रुपये दिए, मैं कानपुर पहुंचा और वो 4,000 रुपये जाके हमने रेंट उन्ट दे दिया, तो वो 8 से 10 दिन में ख़त्म हो गया। अब क्या करें, या तो घर जाएं, पैसे नहीं है तो मैंने क्या किया, टिफ़िन डिलीवरी का काम शुरू कर दिया। तो मैं वहाँ पर टिफ़िन डिलीवरी करने लगा। ओके। टिफ़िन डिलीवरी करता तो फिर मेरी पढ़ाई नहीं हो पाती, क्योंकि टिफ़िन सुबह में भी डिलीवर करने होते थे, शाम में भी डिलीवर करने होते थे, मैं पढ़ाई नहीं कर पा रहा था। तो मैं अपने आप से सिर्फ एक क्वेश्चन पूछता कि अगर मैं यहाँ पढ़ने के लिए आया हूँ और अगर मैं यही काम कर रहा हूँ तो फिर मेरी पढ़ाई का क्या। या तो मैं पढ़ाई कर लूँ या फिर ये काम कर लूँ। अगर ये काम और पढ़ाई दोनों तो एक साथ हो नहीं सकते, क्योंकि आपके पास ना माइंड डिस्ट्रैक्ट होता है। आपके पास कॉल आता है कि भैया हमें टिफ़िन चाहिए, हमें उस समय टिफ़िन पहुँचा देना। उस समय ऐसे चलता 2000। जोमेटो जो है या फिर स्विगी इतना पॉपुलर नहीं था उस समय। बिल्कुल। और कहने की जोमेटो हो गई, स्विगी हो गई, ये सब कहने की कोरोना के बाद थोड़ा ट्रेंड में आई है। हाँ जी हाँ जी बिल्कुल। तो ये सारी चीज़ें हुई, फिर मेरे मन में ख्याल आया कि अब लगता है घर पे चलना पड़ेगा। हम पापा जी को फ़ोन किए तो पापा ने बोला कि नहीं घर पे आ जाओ। अब जो ओनर थे भैया, हमारे कमरे के जो मालिक थे, उन्होंने बोला अरे नहीं आप रह लो यहाँ, रुद्र आप 1 आध महीने के पैसे मत देना, आप रह लो, 1 महीने का कोर्स आप कंप्लीट कर लो। लेकिन मेरे अंदर ना ये था कि यार मुझे एहसान नहीं चाहिए आपके, क्योंकि अगर आपने मेरे ऊपर एहसान किया तो मैं आपका एहसान नहीं चुका पाऊंगा, राइट। तो फिर ये था। तो पापा ने भी बोला कि अरे रह लो, जब वो कह रहे हैं इतने अच्छे लोग हैं, आप रह लो 1 आध महीने। लेकिन मेरे मन में था कि नहीं, अभी तो मैं इनका एहसान ले लूँगा, मैं चुका कैसे पाऊंगा इनका एहसान। बिल्कुल। फिर मैं घर पे आ गया। 2020 आ चुकी थी, फिर लग गया कोरोना। ये मेरे लिए बड़ी खुशी की बात थी। हम बोले उस समय ऐसे ही माइंड सेट था। मैंने कहा चलो आप पीछे रहेंगे तो सभी रहेंगे। एक होता है ना कि आपके साथ के जो लोग पढ़े हुए होते हैं कि वो कितना आगे निकल गए, क्या कर रहे हैं। अब हमारी तो ऐसी कंडीशन थी कि जाकर बाहर पढ़ाई नहीं कर सकते थे बेहतर तरीके से। तो हमें लगा चलो बढ़िया हो गया, अब लॉकडाउन लग गया। उसके बाद लॉकडाउन लगा था, आई थिंक मार्च में लॉकडाउन लगा था। उसके बाद 2-4 महीने बीते, मैं घर पे ही था।
फिर जुलाई में जाके गांव से कुछ लोग काम करने के लिए जा रहे थे, जो लेबर का काम होता है, जहाँ पे कंपनी निर्माण कार्य होता है, हाँ। ईंट पत्थर का, बजर फुट का, ये होता है सारा काम ये करने के लिए। तो पापा ने हमें उनके साथ भेज दिया। हम उनके साथ गए, यहाँ पे हरियाणा में एक लोकेशन है भिवाड़ी, वहाँ पे हम काम करते थे। अब जितने सारे लोग साथ के, दारू पीना, गाली गलौज करना, माँ बहन की गालियाँ देना, ये उनका डेली रूटीन था। राइट, जैसे मेरा डेली रूटीन था कि मेरे को पढ़ाई करनी, तो उनका डेली रूटीन था कि अगर दिन की शुरुआत होगी तो गाली के साथ होगी। ऐसे वाला माहौल मैं रह रहा था वहाँ पे आराम से। वो लोग आपस में लड़ते झगड़ते, इस तरीके से चीज़ें चलती थी। गर्मी पड़ रही थी, जुलाई में गया था, जुलाई और अगस्त का महीना, बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही थी। तो मेरे मन में ये ख्याल आता था बार बार कि मैं सब क्या कर रहा हूँ यहाँ पे। राइट, तो वहाँ पे सरिये उठाना, ईंटें उठाना, ये जो जब लिंटर वगैरह पड़ता है, हमारे यहाँ लिंटर कहते हैं उसको, राइट, तो वो सारे करना, तो बजरी, बजर फुट, सीमेंट सबको मिलाना, और एक मशीन चलती है जो गोल वाली, मुझे नाम याद नहीं है, मशीन में उसको डालना, उसको फिर तसले में या फिर परात में करना, ऊपर ले जाकर देना, ये सारा काम। अब क्या होता था कि ये सारा काम तो मैं कर ही रहा था, लेकिन साथ में मैं सोचता था कि अपनी स्टडी कर लूँ, लेकिन थक बहुत जाता था, तो मैं स्टडी अपनी कर नहीं पाता था। राइट, फिर क्या हुआ, धीरे धीरे जैसे अभी सरिया होता है, जो सरिया होता है लोहे का, हाँ बिल्कुल, सरिये उठाना, क्योंकि लिंटर पड़ता है तो सरिये का यूज होता है उसमें। हाँ बिल्कुल। तो अब मैं ना सबसे लंबा था लंबाई में। अब सरिये जब उठाते थे ना, पूरी छड़, इतनी मोटी छड़ होती थी कि सरियों की, उसमें बहुत सारे सरिये होते थे, तान बोलते हैं उसको, सरिये की तान, तो बहुत सारी सरिये की तान उसमें होती थी, है ना। तो अब मैं सबसे लंबा होता था, तो मेरे कंधे पे सबसे ज़्यादा वजन पड़ता था। तो हमारे जो टीम लीडर होते हैं या फिर सुपरवाइजर कहते हैं कंपनी में उनको, तो उनको कहने लगे कि अगर पढ़ लिए होते तो यहाँ तुम नहीं आते सब काम करने के लिए, है ना। मन में ख्याल आया कि यार आपको नहीं पता कि मैं किस सिचुएशन की वजह से या फिर किस कंडीशन की वजह से यहाँ तक पहुँचा, कुछ तो रीज़न रहे होंगे ना। बिल्कुल बिल्कुल। वहाँ पे 42 दिन मैंने काम किया, 42 डेज, हर दिन 8 घंटे की शिफ्ट होती थी और 4 घंटे ओवर टाइम, 12 से 13 घंटे हम हर दिन काम करते थे, और 42 दिन विदाउट टेकिंग एनी लीव, हर दिन लगातार काम किया। और फिर मेरे को 42 डेज जो लास्ट दिन था, मुझे फिर बुखार आ गया, क्योंकि इस तरीके से इतनी मेहनत कभी नहीं की थी। हाँ बिल्कुल। फिर कुछ चीज़ें जहाँ पे हम लोग काम कर रहे थे, तो उन्होंने कुछ ले रखा हुआ ठेकेदार वगैरह जो होते हैं, तो चीज़ें बन नहीं पाई, तो उन्होंने बोला कि ठीक है आप लोग सब घर चले जाओ। तो हम लोग जितने भी गए थे, हम लोग वापस घर आ गए। इस उपरांत हुआ क्या कि जितने दिन मैंने काम किया था, वो भी मुझे पैसे पूरे मिले नहीं। लगभग मेरे 20 या 22 हज़ार रुपये हो रहे थे, उसमें से मेरे को 7-8 हज़ार रुपये और कम ही मिले। तो वो भी था कि यार मैं गया था अपना काम करने के लिए कि अब कुछ पैसा कमा के लाऊंगा, मेहनत करूंगा, कुछ आगे करना है, लेकिन शायद पता नहीं कुछ चीज़ें होती हैं जिसके चलते आपको लाइफ एक अच्छे मोड़ पे लेके जाना चाहती है, आपको आपके लिए कुछ बेहतर गॉड ने लिखा हुआ होता है, तो आपके साथ प्रॉब्लम्स आती हैं। और कहते हैं कि हमारे जीवन में जो भी होता है कि नहीं हमारे अच्छे के लिए होता है, और आपकी जीवन की जर्नी अगर किसी बेहतर जगह पे जा रही तो कहीं कि वो भी एक रीज़न रहा होगा, उसका होना लिखा हुआ है। जी। तो उसके बाद ना मैंने कंप्यूटर का कोर्स तो क्या हुआ था, तो मेरे को लगा यार आईटी में चलना चाहिए। आईटी में जाने का सोचा, चीज़ें की, स्टार्ट किया, लेकिन वो हो नहीं पाया। आपको ना एक सपोर्ट की ज़रूरत होती है अगर आप किसी नए फील्ड में जाते हैं, और वो सपोर्ट और वो पुश अगर आपको नहीं मिल पाता है ना, तो आप फिर आगे नहीं बढ़ पाते हो। कहीं ना कहीं आपके अंदर भी कुछ कमियाँ होती हैं, क्योंकि आपके अंदर वो मैच्योरिटी नहीं होती, यार नहीं मेरे को ही सीखना पड़ेगा, मुझे ही करना पड़ेगा, मुझे ही आगे बढ़ना है। ये सारी चीज़ें चलती नहीं। मुझे लगा कि यार अब आईटी में भी नहीं हो पाएगा। अब आ चुका था 2021, मुझे लगा कि यार सेल्स चलना चाहिए, मैं सेल्स कर सकता हूँ। अच्छा, तो इंटरव्यू वगैरह आते, मैंने प्रिपरेशन वगैरह स्टार्ट किया, सेल्स के मैंने इंटरव्यू स्टार्ट किया। जो सेल्स के इंटरव्यू मैंने स्टार्ट किया, तो मेरा पहला ही इंटरव्यू हुआ था सेल्स का, वो मैंने पहला ही इंटरव्यू क्रैक कर लिया और मैं बड़ा खुश था। मैं ये बढ़िया हो गया, मेरी बढ़िया जॉब लगी, आराम से वर्क फ्रॉम होम घर से जॉब करना शुरू कर दो। चीज़ें और आगे बढ़ी। फिर 2022 आया, जब मेरे मन में आया कि नहीं यार सेल्स में कब तक करोगे, सेल्स में अब तक मेरी स्किल्स अच्छी हो चुकी थी, और इस बीच में मैं सेल्स के साथ साथ कंटेंट राइटिंग का काम भी करता था। तो मेरी कंटेंट राइटिंग की स्किल बहुत अच्छी हो चुकी थी, जहाँ पे मैं बहुत ज़्यादा शाय हुआ करता था, जहाँ पे मेरे को कंटेंट लिखना कैसे है, किसी से बात कैसे करनी है, कम्युनिकेशन स्किल्स क्या होते हैं, कैसे आई कॉन्टैक्ट बिल्ड होता है, राइट, बेहतर जो रिलेशनशिप होता है वो कैसे बिल्ड किया था, इसके बारे में कुछ नॉलेज नहीं थी। बट कंटेंट राइटिंग से और सेल्स से मेरे अंदर बहुत इंप्रूवमेंट आ चुका था। राइट, उसके बाद मैंने डिसाइड किया कि आईटी में जाता हूँ दोबारा से। 15 दिन स्टडी किया मैं, तो भी एक जॉब लगी 10,000 रुपये महीना से आईटी में, गुड़गांव में ही, मल्टी टीवी टेक सॉल्यूशन में। अमेजिंग। फिर चीज़ें आगे बढ़ी, मैंने और किया, मैंने और कंपनी स्विच की, कई सारी कंपनी स्विच की, लेकिन मन में एक ख्याल आता था कि मैं ना बचपन से ऐसा सोचता था कि मेरे को घर से काम करना है, और बचपन से कुछ ऐसा था कि अपनी तो ज़िंदगी बदलनी है, साथ में और लोगों की भी ज़िंदगी बदलनी है, राइट। तो मेरे मन में ख्याल था कि डिजिटल मार्केटिंग का नाम सुना है। डिजिटल मार्केटिंग एक ऐसी चीज़ है जिसका जो फ्यूचर है ना, अपकमिंग फ्यूचर डिजिटल मार्केटिंग का, तो क्यों ना, मैं आईटी में तो था, तो आईटी में मेरे को डेप्थ अंडरस्टैंडिंग हो चुकी थी कि सर्वर क्या होते हैं, होस्टिंग क्या होती है, कैसे इसको कनेक्ट किया जाता है, कैसे बैकएंड में फिजिकल सर्वर होते हैं, वर्चुअल सर्वर कैसे क्रिएट किए जाते हैं, AWS से वर्चुअल सर्वर क्रिएट होते हैं, लोड बैलेंसर
होता है, दुनिया भर की चीज़ें होती हैं जो डेप्थ में मेरे को नॉलेज हो चुकी थी। तो एक कॉन्फिडेंस होता, क्योंकि आप डिजिटल मार्केटिंग में जाते हैं ना, टेक्निकली जाते हैं और आपको आईटी का एक्सपीरियंस है ना, तो आपके लिए ना ये चार चांद लगने वाली बात हो जाती है। क्योंकि जो टेक्निकल फील्ड से आप निकल के आए हो ना, और आप डिजिटल मार्केटिंग में जा रहे हो, क्योंकि डिजिटल मार्केटिंग भले लोग सिखाते हो, लेकिन उसका जो बेस है ना, उसका जो फाउंडेशन है ना, वो कहीं ना कहीं आईटी भी है, राइट? क्योंकि वहाँ पे आप सर्वर्स को, सारी चीज़ों को डेप्थ में समझ, एक तरीके से सोने पे सुहागा हो जाना। अगर कोई भी इंसान डिजिटल मार्केटिंग में जाना चाहता है और उसके पास एक आईटी सेक्टर का कॉन्सेप्ट और नॉलेज हो, तो कहीं ना कहीं उसके लिए वरदान के साबित हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये सारी चीज़ें हुई, फिर मैंने डिजिटल मार्केटिंग पढ़ना शुरू किया। अब मैं एक चीज़ बताता हूँ आपको। हाँ बिल्कुल। बहुत सारे लोगों का ये मिथ होता है मार्केट में कि डिजिटल मार्केटिंग ये है, डिजिटल मार्केटिंग वो है। हाँ हाँ। आप एक बात बताइए, कोई भी व्यक्ति ऑनलाइन अपना बिजनेस लेके आ रहा है और उस बिजनेस को लाने के लिए उसके पास एक सेल्स टीम बैठी हुई है, जो सेल्स टीम कॉल करके सेल जनरेट कर रही है। क्या ये डिजिटल मार्केटिंग का पार्ट नहीं है? एक बंदा जो कंटेंट राइटिंग का काम कर रहा है और वो कंटेंट ऑनलाइन जाके किसी वेबसाइट पे पब्लिश हो रहा है और उस वेबसाइट से पैसे आ रहे हैं, क्या ये डिजिटल मार्केटिंग? बिल्कुल, ये भी डिजिटल मार्केटिंग। आजकल लोगों के अंदर एक मिथ है, इवन तो जिन लोगों को अच्छी नॉलेज है डिजिटल मार्केटिंग की, उनको लगता है कि एडवर्टाइजमेंट हमको आता है, हमको मेटा ऐड आता है, हमको गूगल ऐड आता है, यही डिजिटल मार्केटिंग। मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ, कोई भी वेबसाइट हो, सोशल मीडिया के थ्रू कुछ भी हो रहा है, कोई भी बिजनेस आ रहा है ना, वो डिजिटल मार्केटिंग का ही पार्ट है। चाहे आप उसको सेल्स टीम को रखवा के काम करवा रहे हो, किसी को रखवा रहे हो, फर्क नहीं पड़ता। फर्क इससे पड़ रहा है कि आपका बिजनेस ऑनलाइन आ रहा है। आपका जो बिजनेस है ऑनलाइन कैसे आ रहा है? आपका बिजनेस मेटा एड से आ रहा है, आपका बिजनेस इंस्टाग्राम रील पे आप रील अपलोड कर रहे हैं, वहां से आ रहा है, आपका यूट्यूब चैनल है, आप वहां पे जाकर अपने प्रोडक्ट को प्रमोट कर रहे हैं, आपका बिजनेस वहां से आ रहा है। तो जो डिजिटल मार्केटिंग है ना, वो यही है कि जो ऑनलाइन जो प्लेटफॉर्म है, किसी भी तरीके से वहां से बिजनेस आना, चाहे आप वहां से लीड जनरेट करते हो, चाहे आप डायरेक्ट सेल कैंपेन वहां पे रन कर रहे हो, या फिर आप कुछ भी कर रहे हैं, ऑनलाइन चीजों का यूज करके अगर आपके पास बिजनेस आ रहा है, वो डिजिटल मार्केटिंग ही है। तो ये बहुत सारे लोगों के मन में मिथ होता है, जो कि मैंने इस पे डिस्कस किया आपके साथ। तो ये ओवरऑल मेरी जर्नी थी, जो कि मैंने आपके साथ शेयर। बिल्कुल सर, और मैं अभी आपको एक चीज़ क्लियर बताना चाहूँगा कि जिस तरीके से आपने बताया कि डिजिटल मार्केटिंग का जो एक लोगों का विजन होता है, अलग अलग होता है कि डिजिटल मार्केटिंग बहुत लोग, और टू बी ऑनेस्ट अगर मैं बताऊँ तो डिजिटल मार्केटिंग को बस मैं इतना समझता था कि अगर हम कोई भी चीज़ को डिजिटली या ऑनलाइन थ्रू, कोई भी वेबसाइट के थ्रू या किसी न किसी के थ्रू अगर हम सेल करते हैं, लोगों को बेचते हैं, तो वो डिजिटल मार्केटिंग होता है। लेकिन जिस तरीके से आपने अभी बताया कि डिजिटल मार्केटिंग का मीन सिर्फ बेचना नहीं होता, आप चीज़ों को कैसे प्रमोट कर रहे हो, ऐड लगा के चीज़ों को कैसे लीड जनरेट कर रहे हो, दैट्स ऑल्सो बी द मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग। तो आपने बहुत अच्छा बताया। तो मेरा सवाल है सर, अगर कोई भी व्यक्ति को डिजिटल मार्केटिंग को ईजी वे में समझाना हो कि डिजिटल मार्केटिंग है क्या, तो आप उसे कैसे समझाना चाहिए? सबसे पहली चीज़ ये है कि जो चीज़ ऑनलाइन है वो डिजिटल का पार्ट है, वो डिजिटल के अंतर्गत आता है। मार्केटिंग का मतलब क्या होता है? मार्केटिंग क्यों की जाती है? यार आपका एक प्रोडक्ट है, भाई जोमेटो वाले हैं, जोमेटो के पास क्या है? जोमेटो के यहाँ पे बहुत सारे रेस्टोरेंट लिस्टेड हैं, वो वहाँ से अपना खाना जो भी होता है, जो भी चीज़ें होती हैं, वो डिलीवर करते हैं, तो उनका प्रोडक्ट हो गया। तो आपके पास कुछ भी चीज़ें हैं जो कि आप सेल करके पैसा कमा सकते हो, वो मार्केटिंग का पार्ट हो गया। मार्केटिंग का मतलब क्या होता है? ब्रांडिंग करने से वहाँ से लोगों के साथ आपका कनेक्शन बिल्ड होता है और वहाँ से पैसा आना शुरू हो जाता है। तो डिजिटल मार्केटिंग सिर्फ इतना है, चाहे सोशल मीडिया की बात हो, इंस्टाग्राम हो, यूट्यूब हो, लिंक्डइन हो, कहीं से भी हो, ऑनलाइन जो चीज़ें प्रेजेंस करती हैं, ऑनलाइन जो प्लेटफॉर्म है, उनका यूज़ करके किसी भी तरीके का बिजनेस आप तक पहुंचता है, वही डिजिटल मार्केटिंग है, इसके अलावा कुछ नहीं है। बिल्कुल, और बहुत अच्छे तरीके से सर आपने इसको एक्सप्लेन किया। और मेरा सर यहाँ इसी से जुड़ा हुआ अगला सवाल है कि सर बहुत सारी मार्केटिंग होती है आज, बहुत सारे एफिलिएट मार्केटिंग भी हैं, कई सारी मार्केटिंग है, हज़ारों मार्केटिंग आज है, लेकिन ऐसा क्या रीज़न था कि आपने डिजिटल मार्केटिंग को ही चुना? एक तो मेरे अंदर विज़न ये था जब मैं आईटी में था कि यार मैं आईटी में होकर ना लाखों लोगों को ट्रेन नहीं कर सकता, लाखों लोगों की ज़िंदगी नहीं बदल सकता, क्योंकि बहुत ज़्यादा टेक्निकल हो जाता है, लोगों को समझ में नहीं आएगा। एक विज़न था कि आप जिस लेवल से आए हो उठ कर, अगर उस लेवल पर अगर लोग एग्जिस्ट करते हैं और फाइनेंशियल इश्यूज़ के कारण या फिर किसी भी प्रॉब्लम के कारण वो ज़िंदगी में आगे नहीं बढ़ पाए, तो आप उनकी कैसे मदद कर सकते हो। तो एक मन में ख्याल आया कि यार डिजिटल मार्केटिंग एक ऐसी चीज़ है जिससे मैं ऑनलाइन लोगों के साथ कनेक्ट होके उनको स्किल सिखा के, चाहे वो मेटा ऐड का स्किल हो, कम्युनिकेशन स्किल की बात हो, सेल्स स्किल की बात हो, उनको वो चीज़ें सिखा के मैं उनको सेल्फ इंडिपेंडेंट बना सकता हूँ। बिल्कुल, और मेरा इसी से कनेक्टेड सर सवाल है कि जैसे पिछले क्वेश्चन में मैंने पूछा कि बहुत सारे मार्केटिंग है, सारे मार्केटिंग में सभी लोग चाहे तो कर सकते हैं, एफिलिएट मार्केटिंग कर सकते हैं, लेकिन ऐसा क्या रीज़न है कि वो डिजिटल मार्केटिंग ही क्यों करे, और इससे हम कैसे कर सकते हैं? देखो डिजिटल मार्केटिंग क्या है, पहले इसको समझने की कोशिश करते हैं दोबारा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। आपके ग्रैंडफादर हैं, हाँ बिल्कुल, आपके पहले ग्रैंडफादर आए होंगे, फिर आपके फादर आए होंगे, फिर आप आए होंगे, बिल्कुल। तो जो डिजिटल मार्केटिंग है ना, उसका मतलब सिर्फ ये है कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का यूज
यूज करके किस तरीके से आप बिजनेस रन कर रहे हो, किस तरीके से सेल जनरेट कर रहे हो, किस तरीके से वहां से पैसा आ रहा है। हाँ, अब जो एफिलिएट मार्केटिंग है ये भी डिजिटल मार्केटिंग का ही पार्ट है। हाँ, ये जरूर डिजिटल मार्केटिंग होने के बाद में जो चीजें अंदर आती हैं, परफॉर्मेंस मार्केटिंग हो गया। परफॉर्मेंस मार्केटिंग होता है जितनी भी एडवर्टाइजिंग इंडस्ट्री है, चाहे आप मेटा एड रन करते हो, चाहे आप गूगल एड रन करते हो, लिंक्डइन एड रन करते हो, आप ट्विटर एड रन करते हो, आप कोई सा भी एडवर्टीजमेंट रन कर रहे हैं, वो जो इंडस्ट्री है ना वो परफॉर्मेंस मार्केटिंग के अंतर्गत। हाँ, बिल्कुल राइट। एफिलिएट मॉडल क्या होता है कि एफिलिएट मॉडल होता है प्रोडक्ट है किसी और का, आप उसको सेल कर रहे हो तो आपको प्रोडक्ट, उसका जो प्रोडक्ट है उसको सेल करने के बदले कुछ कमीशन देता है, 2%, 4%, 5%, 10%। वो एफिलिएट मार्केटिंग का मॉडल हो गया। राइट। तो ये जो चीज़ें शुरू हुई हैं डिजिटल मार्केटिंग से शुरू हुई हैं, जो इनका सबका एक तरीके से आप बोलो ग्रैंडफादर है ना, वो डिजिटल मार्केटिंग, ये सब उसके अंदर आए हैं, चाहे परफॉर्मेंस मार्केटिंग हो, एफिलिएट मार्केटिंग या फिर किसी भी तरीके की मार्केटिंग हो। बिल्कुल, और बिल्कुल सही बात आपने कही है कि अगर कुछ भी अगर डिजिटली हम लोग कर रहे हैं कि नहीं, कि वो डिजिटल मार्केटिंग का एक पार्ट है। सर, मेरा अगला सवाल है, आप बहुत बार जिक्र कर रहे हैं यहाँ पे मेटा एड रन को लेके, तो ये अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में अगर समझना चाहूँ आपसे मेटा एड रन होता क्या है, तो आप क्या बताना चाहेंगे? देखो, वो चीज़ समझने की कोशिश करना, आपने फेसबुक को यूज़ किया है, पहले समझते मेटा क्या है। हाँ, बिल्कुल। मेटा एक ऐसा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है जिसके 3 प्रोडक्ट है मार्केट में। हाँ। फेसबुक, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप। हाँ। आपको ये जानकर बेहद खुशी होगी कि 3.7 बिलियन एक्टिव यूजर हैं लगभग मेटा के। हाँ। और उन 3.7 बिलियन यूजर में से 1 बिलियन, लगभग 1 बिलियन यूजर सिर्फ भारत से हैं। ओके। अब ऐसे में कि जब सारे के सारे लोग ऑनलाइन ही गए हुए हैं, हाँ। सारे के सारे लोग सिर्फ व्हाट्सएप चला रहे हैं, इंस्टाग्राम चला रहे हैं, फेसबुक चला रहे हैं, तो आपकी ऑडियंस तो ऑनलाइन बैठी हुई है। हाँ। और आप अपना बिजनेस ऑफलाइन बैठे हुए हैं लेके, तो क्या लोग वो आप तक पहुंच पाएंगे? राइट। तो मेटा ने क्या किया, एडवर्टीजमेंट का एक माध्यम दिया कि भाई हमारे यहाँ पे जो ऑडियंस है आप उसको यूज कर सकते हो, और उसको यूज करने के लिए उसने एक माध्यम दे दिया कि भाई एक आपको मेटा एड रन करना पड़ेगा और वो एडवर्टीजमेंट लोगों को दिखेगी, लेकिन हम आपसे पैसा चार्ज करेंगे क्योंकि हम आपके कस्टमर बना रहे हैं। हाँ, हम आपके प्रोडक्ट को लोगों तक पहुंचा रहे हैं। राइट। तो वो है मेटा एड। राइट। इसके माध्यम से क्या हो सकता है, कोई भी ऑफलाइन बिजनेस है, आपको पता है आने वाली पूरी इंडस्ट्री डिजिटल मार्केटिंग इंडस्ट्री होने वाली है। क्यों होने वाली है कि अगर सिर्फ भारत के अंदर 3.7 बिलियन एक्टिव यूजर में से 1 बिलियन एक्टिव यूजर हैं, इसका मतलब क्या है कि इसका मतलब यह है कि आने वाले समय में भी सारे के सारे लोग जो आ रहे हैं, जो नेक्स्ट जनरेशन आ रही है, वो भी सारी की सारी नेक्स्ट जनरेशन ऑनलाइन शिफ्ट हो रही है। क्या कभी पहले ऐसा होता था कि इवन दो आपने आज से 10 साल पहले, 15 साल पहले ये सोचा भी नहीं होगा कि मैं ऑनलाइन बुक करके या फिर ऑनलाइन ऑर्डर करके खाना खाऊंगा? बिल्कुल बिल्कुल, है ना। सब लोग जाते थे, हमारे यहाँ ठेले होते थे, रेस्टोरेंट होते थे, वहां जाके खाते थे हम लोग। दूसरा, आप कपड़े खरीदते थे, आपको शॉपिंग के लिए अपनी सिटी जाना होता था, आसपास के अच्छे एरिया में जाना होता था। आज आप घर बैठे शॉपिंग कर पा रहे हैं। बिल्कुल। अगर हम रात के 12 बजे या 2 बजे भी अगर किसी इंसान को भूख लगता है, बाहर में रहता है और उससे कोई सोर्स नहीं मिल पा रहा है, तो आज वो कहीं ना कहीं ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के थ्रू वो खाने ऑर्डर कर सकता है, वो खाने अवेलेबिलिटी हो सकती है। तो कहीं ना कहीं आज इसके आने के बाद लोगों को बेनिफिट मिला है। बिल्कुल बिल्कुल। सर, मेरा अगला सवाल है कि जैसे मेटा ऐड के बारे में आपने बताया, तो अगर हम सिंपल लैंग्वेज में जैसे इंस्टाग्राम हो गए, फेसबुक हो गए, अगर हम इसमें मेटा ऐड को रन कराना चाहें तो इससे क्या बेनिफिट हो सकता है? देखो, आपके पास एक प्रोडक्ट है, मान लीजिए कि आपके पास कोई प्रोडक्ट की कीमत 5,000 रुपये है। हाँ। राइट। अब आपको क्या चाहिए उस प्रोडक्ट को बेचने के लिए? तो आपके मन में आंसर आएगा कि सर उसको अगर कोई भी प्रोडक्ट है किसी के पास भी और उसको बेचना है तो कस्टमर तो चाहिए। हाँ, बिल्कुल। अब कस्टमर कहाँ से आएगा? या तो ऑफलाइन लेके आ जाओ या फिर ऑनलाइन लेके आ जाओ। हाँ, बिल्कुल। अगर आप ऑफलाइन लेके आओगे तो आपको बहुत मशक्कत करनी पड़ेगी। राइट। आप देखो ना, आपके इंस्टाग्राम पे 5,000 या 10,000 फॉलोवर हैं, क्या आपको ऑफलाइन 5 से 10,000 लोग जानते हैं? नहीं। आपको कितने लोग जानते होंगे? 50, 100, 200, 500 लोग। लेकिन आपको ऑनलाइन 5,000 फॉलोवर यानी कि 5,000 लोग आपको जानते हैं। राइट। तो ये सारी चीज़ें बहुत मैटर करती हैं। बिल्कुल। और एक तरीके से मैं जो समझ सकता हूँ कि अगर आप कोई भी बिजनेस को उन लोगों के पास पहुँचाना चाह रहे हैं जिसको उसकी नीड्स है, तो कहीं ना कहीं मेटा जो ऐड है रन करके हम लोग उसके पास डायरेक्ट पहुंच सकते हैं। जैसे आपका 5,000 का प्रोडक्ट है। हाँ, अब आपको लोग लेके आने हैं तो आप लीड कैंपेन रन करेंगे। हाँ, बिल्कुल। उससे क्या होगा? लीड जनरेट होगा। जो लीड्स आपके पास आएंगी, उन लीड्स पे आपकी टीम कॉलिंग करेगी। कॉलिंग करने का वो अपने प्रोडक्ट के बारे में बताएगी, जो भी बेनिफिट बताने या फिर जो भी फीचर बताने, और वहां से आपकी टारगेटेड ऑडियंस के पास हमारी वो मेटा। और हम एक एग्जाम्पल सबसे अच्छा ले सकते हैं, जब हम कोई भी चीज़ को गूगल पे सर्च करते हैं या यूट्यूब पे सर्च करते हैं, उससे रिलेटेड जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो हमारे ऐड में शो करने लगते हैं, अमेजोन से रिलेटेड ऐड में आने लगते हैं। कहीं कि अगर वो हम देखें तो वो भी एक मेटा ऐड का रन का एक पार्ट है। सर, अगर हम मेटा ऐड को अगर हम बिजनेस के पर्सपेक्टिव से देखें तो कैसे मेटा ऐड रन जो है वो बिजनेस को ग्रो करने में मदद कर सकता है?
को मैं वही बात कर रहा था अभी आपसे, हाँ। राइट, कि अगर हमारे पास कोई प्रोडक्ट है, हाँ। तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा लोग चाहिए। हाँ। और ज़्यादा से लोग कहाँ हैं? आपको हाँ। मैंने बताया 1 बिलियन से ज़्यादा एक्टिव यूजर हैं इंडिया के व्हाट्सएप पे, मेटा ऐड पे और इंस्टाग्राम। हाँ। तो क्या ऐसे में आप नहीं चाहोगे कि आपका जो बिजनेस है, आपका जो प्रोडक्ट है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचे? हाँ। और अगर आपको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाना है तो ऑब्वियसली आपको ऑनलाइन आना होगा। ऑनलाइन आपका ऐड रन होगा, ऐड आपका लोगों को दिखेगा, लोग उस पर क्लिक करेंगे, आपसे इंक्वायरी करेंगे कि भाई प्रोडक्ट क्या है, हम लेना चाहते हैं या नहीं लेना चाहते हैं। तो इस तरीके से आप एडवर्टीजमेंट का यूज़ करके अपने बिजनेस को ऑनलाइन ग्रो कर सकते हो। एंड सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि ऑनलाइन जब आप अपने बिजनेस को ग्रो करते हो ना, हाँ। तो आप जहाँ पे ऑफलाइन 10-20 लोगों तक पहुँच पाते हो, वहाँ आप 100 लोगों तक, 1000 लोगों तक, इवन आप लाखों लोगों तक पहुँच सकते हैं ऑनलाइन। बिल्कुल, और बिल्कुल सही बात बताई आपने। और सर आगे अगर हम चलते हैं तो आप एक मेटा ऐड रन के नेस्डेक के भी फाउंडर हैं और मेटा ऐड रन लोगों को सिखाते भी हैं और लोग आपसे काफ़ी लोग सीखते हैं। क्यों आज मेटा ऐड रन लोगों को सीखना बहुत ज़रूरी है आज के समय में? देखिए, सबसे पहली चीज़ ये है, 2 तरीके की चीज़ें होती हैं। एक तो होता है कि लोगों को जॉब चाहिए, जो हाँ बिल्कुल है। हाँ बिल्कुल। एक एम्प्लॉयर है जो एम्प्लॉय हायर कर रहा है, उनको पैसा दे रहा है। हाँ बिल्कुल। क्यों देगा वो पैसा? आपको स्किल आनी चाहिए, बिल्कुल। राइट। और आज के समय में और अगली जो हमारी पीढ़ी है या फिर आप बोले अगले जो दशक हमारे हैं, वो समय डिजिटल मार्केटिंग का समय। हाँ, सब कुछ ऑनलाइन आने वाला है। तो ऐसे में अगर आपके पास मेटा ऐड का स्किल है, हाँ। तो आप किसी भी क्लाइंट के लिए, हाँ। जितने भी बिजनेस ओनर हैं, देखो एक एग्जांपल देता हूँ मैं आपको इसके लिए। आजकल देखो चैट जीपीटी है, हाँ, AI आ रहा है मार्केट में। हाँ। ये कितना आसान कर दे रहा है। आप AI से सेकंडों में वीडियो एडिट कर सकते हैं। हाँ, बिल्कुल। आप इवन तो अभी चैट जीपीटी अपडेट हुआ है अभी कुछ दिन पहले ही, आप चैट जीपीटी से इतना अच्छा क्रिएटिव बना सकते हैं किसी भी चीज के लिए जो 5.0 रिसेंटली में लॉन्च हुए हैं। तो आप उस तरीके क्रिएटिव बना सकते हो। तो अब ऐसे में क्या होगा, जो छोटे छोटे बिजनेस ओनर होंगे ना, हाँ। वो सारे के सारे बिजनेस ओनर ऑनलाइन आएंगे। हाँ, वो भी अपने इंस्टाग्राम पे अपने प्रोडक्ट के बारे में डालेंगे, अपनी प्रोफाइल बनाएंगे, वहाँ पे बिजनेस प्रोफाइल तैयार करेंगे वहाँ पे। तो ऐसे में क्या होगा कि वो लोग कल को ये सोचेंगे कि यार मुझे ऐसा बंदा चाहिए जो मेरे लिए एडवर्टीजमेंट रन कर सके। और अगर आपको मेटा ऐड आता है, अगर आप बिजनेस ओनर है तो बहुत अच्छी बात है, आप सीखिए, अपने बिजनेस को ग्रो कीजिए सीखने के बाद। लेकिन अगर आप एक स्टूडेंट भी हैं और आप उस स्किल को सीख लेते हैं और उस स्किल को सीखने के बाद आप अच्छे रिजल्ट प्रोड्यूस कर पा रहे हैं, तो आपको जॉब मिल सकती है मार्केट में। बहुत डिमांड है, आप एक अच्छे परफॉर्मेंस मार्केटर हैं, आपको अच्छी एडवर्टीजमेंट आती है, आपको पता है कि मुझे किन लोगों को टारगेट करना है, कौन कौन से ऐसे शहर है जहाँ पे मेरी टारगेटेड ऑडियंस रहती है, मेरी जो टारगेटेड ऑडियंस है उसका जो एज ग्रुप है वो क्या है, राइट। ये सारी चीजें अगर आपको पता है तो आप बेहतर तरीके से मेटा ऐड सीख, इवन तो आप बिजनेस ओनर है, बिजनेस को ग्रो कर सकते हैं। आप जो आज 1 लाख रुपए कमाते हैं, अगले साल तक आप उसको 10 लाख रुपए महीना कमाने तक पहुंच सकते हैं। लेकिन हाँ, आपको स्किल सीखना पड़ेगा। सेम फॉर स्टूडेंट, आप अगर ये स्किल सीख लेते हैं तो आपको कहीं जॉब मिल सकती है, आप क्लाइंट के साथ काम कर सकते हो। सबसे बेहतरीन चीज ये है कि आप घर बैठे काम कर सकते हो, आपको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है, आपको कहीं भी जाके ऑफलाइन कोचिंग में या फिर ऑफलाइन जो सेमिनार्स होते हैं या फिर स्कूल कॉलेजेस होते हैं, ऑफलाइन जाने की आपको नीड ही नहीं है। आप घर पे बैठिए, आप ऑनलाइन एडवर्टीजमेंट रन कीजिए और वहां से जो लीड जनरेट होकर जो बिजनेस आएगा वो जबरदस्त लेवल का होगा। बिल्कुल सर, आप कई यूथ को ऐड रन करवा के सिखाते हैं कि कैसे हम मेटा ऐड में ऐड रन करवा सकते हैं और उससे कई सारी चीज़ तरीके से आप उसको ग्रो कर रहे हैं। अगर सर आपसे कोई मेटा ऐड कर रन सीखना चाहता है, मेटा ऐड में हम लोग कैसे ऐड को रन करवा सकते हैं, तो वो कैसे सीख सकता है? देखो, इसके लिए ना हमारी ऑफिशियल वेबसाइट है nasdaq.com की, राइट। वहाँ पे वो जा सकते हैं, nasdaq.com सर्च कर सकते हैं, वहाँ पे प्रॉपर सारी चीजें हमने लिस्टेड की हुई हैं। हमारे पास कौन कौन से मेंटोर हैं, राइट, क्योंकि डिजिटल मार्केटिंग आने वाला समय है। जितने भी लोग हैं, जितना भी यूथ है, राइट, जो भी सीखना चाहते हैं डिजिटल मार्केटिंग स्किल्स अगर उनके अंदर हैं तो वो कहीं भी हों, अपने घर पे हैं, घर से बाहर हैं, वो घर बैठे पैसा कमा सकते हैं, राइट। तो ऐसे में जो हमारे कोर्सेज हैं, जितने भी हमारे यहाँ पे जो मेंटोरशिप होती है, बिकॉज हम जो सिखाते हैं ना प्रैक्टिकल लर्निंग सिखाते हैं। आप जाइएगा, बहुत सारे लोग हैं मार्केट में जो सिखा रहे हैं, लेकिन हम लोग ना प्रैक्टिकल लर्निंग पे बात करते हैं। अगर आपने प्रैक्टिकल चीज़ों को सीख लिया, अगर आपने मेरे साथ मिलके अपने बिजनेस ग्रो कर लिया, अगर आपने मेरे साथ मिलके लीड जनरेशन का कैंपेन चला के अपने 1 लाख रुपए को 4 लाख रुपए में कन्वर्ट कर दिया, तो ये श्योरिटी है कि आप क्लाइंट के लिए भी करेंगे और ये श्योरिटी है कि जब यही सारी चीज़ें, ये प्रोजेक्ट का एक्सपीरियंस लेके आप किसी भी HR के पास जाएंगे, वो आप सिर्फ बात करके आपको हायर कर लेगा, बिकॉज यू हैव एक्सपीरियंस, यू आर करंटली हैविंग लॉट ऑफ एक्सपीरियंस, क्योंकि आपने करंट जो प्रोजेक्ट हैं जिसमें सच में रिजल्ट की जरूरत है, उन प्रोजेक्ट पे आपने काम किया और वो एक्सपीरियंसेस आपके पास हैं। तो वो जो सारी लर्निंग है वो NASDAQ सिखाता है। हमारे यहाँ पे डिजिटल मार्केटिंग है, परफॉर्मेंस मार्केटिंग है, AI है, कंप्लीट डिजिटल मार्केटिंग है, SEO है, इसके सारे के सारे एक्सपर्ट मेंटोर जिनको 5 सालों का 10 सालों का एक्सपीरियंस है, वो सारे आज हमारे साथ। बिल्कुल। और सर अगर मैं देखता हूँ आज किसी भी इंडस्ट्री में आप जाते हो तो कहीं ना कहीं आपका एक्सपीरियंस काफ़ी मैटर करता है और उसी एक्सपीरियंस के बेसिस पे लोग आपको इंगेज करते हैं या अपनी इंडस्ट्री में जगह देते हैं। मेरा अगला सवाल है सर, अगर कोई भी फील्ड में कुछ भी स्किल सीखता है तो कहीं ना कहीं आज सर बहुत ज़्यादा ट्रेंड चलता है फ्री सिखाना है, फ्री कुछ है, फ्री का बहुत ज़्यादा ये ट्रेंड चला है।
तो आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखो, आपने जो बात की ना कि फ्री एजुकेशन है मार्केटिंग में, सबसे पहली चीज़ तो ये है कि फ्री नाम की इस दुनिया में कोई चीज़ होती ही नहीं है। अगर आप यहाँ पे बैठे हो ना, अगर मैं आपके साथ में बैठा हूँ, कहीं ना कहीं हमारे कॉन्टैक्ट हैं, कहीं ना कहीं हमारी बात हुई होगी, हमने अपना टाइम स्पेंड किया होगा, तब जाके हम यहाँ बैठे हैं। अगर मैं आपको सिर्फ एक फ़ोन करके कहता था कि शुभम जी आ जाइए, हम लोग पॉडकास्ट करने वाले हैं, राइट, आप मुझे नहीं जानते, मैं आपको नहीं जानता, तो आप रेडी नहीं होते, राइट। तो सबसे पहले चीज़ ये अपने माइंड में रखनी है कि फ्री नाम की इस दुनिया में कोई चीज़ नहीं होती है। एंड द सेकेंड थिंग इज कि जब माँ एक बच्चे को जन्म देती है ना, तो इतना पेन होता है ना, उसको जो दर्द होता है ना, उसके बदले आप इस दुनिया में आते हैं। बिल्कुल। तो फ्री तो नहीं है ना, माँ ने पेन सहा है, माँ ने वो दर्द सहा, तब जाके वो आपको इस दुनिया में लेकर आई है। एंड दूसरी चीज, सबसे बड़ी चीज क्या है ना, हमारा इंडिया में एक चीज मैं आपको बताता हूँ, जो मेरा एक्सपीरियंस है, अभी मैं 23 ईयर का हूँ, 23 साल की उम्र में जो मुझे ऐसा लगता है कि हमारा यूथ क्यों पीछे है, उसको फ्री में सब कुछ चाहिए। वो इस चीज को समझने के लिए रेडी नहीं है कि फ्री नाम की कोई चीज नहीं होती है। उसको लगता है कि जितने भी कोचिंग इंस्टीट्यूट है, सब लोग हमको फ्री में पढ़ा दें, हम फ्री में सीख लें, हमारी जो लग जाए। जहाँ पे लोग दारू बेच रहे हैं, लोग जुआ केसरी का प्रचार कर रहे हैं, लोग तंबाकू खा लेते हैं, दिन भर में कितने सिगरेट आप लोग मतलब दिन भर में ले लेते हैं। तो वहां पे जो इन्वेस्टमेंट है लोग करने के लिए रेडी है। लेकिन एक मेंटर, एक शिक्षक जो सच में चाहता है कि जो बच्चे उससे जुड़े उनकी जिंदगी बदल जाए, उनको सेल्फ इंडिपेंडेंट बना दे, उनको स्किल्ड बना दे कि वो अगले 3 से 4 महीने में 15,000, 20,000, 25,000 रुपए कमाने के काबिल बन जाए, तो वहां पे लोग आपसे बोलेंगे फ्री में सिखा दो। जहां पे फ्री में सीखने की जरूरत नहीं, जहां पैसा देने की जरूरत है। क्योंकि अगर कोई मेंटर आपको फ्री में सिखा रहा है ना, तो इसका मतलब ये नहीं कि मेंटर गलत है, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो भी अच्छा सिखा रहा है आपको, लेकिन आपको एक्सपर्ट मेंटर से सीखना है, राइट। आप फ्री में जाइए ना, आप यूट्यूब से सीखिए, आपको क्या जरूरत है किसी मेंटर की। लेकिन अगर आपको किसी मेंटर का 10 सालों का एक्सपीरियंस चाहिए, आपको चाहिए कि यार ये मेंटर आज लाखों रुपए कमा रहा है, तो कैसे मैं इनकी स्ट्रेटेजी यूज करके लाखों रुपए कमा सकता हूं, आप जाइए ना, आप सीखिए फ्री में। आप यूट्यूब पे जाइए, फ्री में देखिए वीडियोस, बहुत सारी वीडियोस हैं। लेकिन वो चीजें सीखने में आपको 2 साल से 3 साल से 4 साल भी लग सकते हैं। और अगर आपको 3 महीने लगते हैं ना, तो आप सीख चुके होते, कब तक आपको एक क्वेश्चन पूछने की आवश्यकता नहीं होती। तो फ्री नाम की कोई चीज नहीं है। आपको, अगर आप आए हो, आपको सच में सीखना है, जिस भी मेंटर की जो भी कैपेबिलिटी उसके साथ उसको पे कीजिए, सीखिए, अपने आप को स्किल्ड कीजिए। जब आप स्किल्ड होंगे तो आपके पास पैसा खुद ही आएगा। बिल्कुल। और सर, आपने यहाँ पे एक बात बहुत अच्छी बोली कि अगर हम जन्म भी लेते तो कहीं कि हमारा वहाँ पे कहीं कि एक इन्वेस्टमेंट या हमारी वो पैसे लगते हैं। और यहाँ पे आप देखो, अगर हम हॉस्पिटल में भी जन्म लेते तो वहाँ पे भी पैसे लगते हैं। और मरने के वक्त जब आपको जलाया जाता है तो वहाँ पे शमशान घाट पे भी लोग आज पैसे लेते हैं। तो आप ऐसे सोच सकते हो और भी कुछ भी फ्री हमें मिल सकता है। सर, पॉडकास्ट के आगे सवाल हमारा आगे आता है कि अगर हम 2025 में अगर एडवर्टाइजमेंट इंडस्ट्री में देखें तो इसमें आप कैसे देख रहे हो इसको? देखो, मैंने जैसे हम लोग शुरू से ही पॉडकास्ट जब से हमारा शुरू हुआ है, हम लोग सिर्फ ये बात कर रहे हैं कि ओवर द वर्ल्ड, पूरी दुनिया में 3.7 बिलियन से ज़्यादा करंट यूजर हैं। मेटा जो हमारा फेसबुक है, हमारा व्हाट्सएप है, हमारा इंस्टाग्राम है, राइट। मेटा के 3 प्लेटफॉर्म है, जिसमें से सिर्फ और सिर्फ भारत के अंदर 1 बिलियन करंट एक्टिव यूजर है। अब आप ऐसे में देखो कि अगर आपका सारा ऑडियंस, आपके सारे यूजर, आपके क्लाइंट कहें, आपके कस्टमर कहें, सबके सब ऑनलाइन हैं, तो आप ऑफलाइन के क्या करोगे? आपको भी ऑनलाइन आना होगा। और जब आप ऑनलाइन आएंगे अपने बिजनेस को लेके, तो आपको चाहिए कि कोई मेटा ऐड वाला बंदा हो जो कि आपके साथ आए, आपके साथ बैठ के बात करे, आपके बिजनेस को समझे, आपके विजन को समझे, और एडवर्टीजमेंट के थ्रू आपकी जर्नी को 1 लाख से 1 करोड़ तक पहुंचाए। ये पॉसिबल है मेटा ऐड से, राइट। बिल्कुल। और सर, अभी अगला सवाल मेरा ये है कि अगर अभी इंस्टाग्राम और फेसबुक काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड कर रहा है सोशल मीडिया पे, आज पूरी दुनिया कहीं नहीं कि मोस्ट ऑफ द यूजर्स सोशल मीडिया में इंस्टाग्राम और फेसबुक का यूज कर रहे हैं, सबसे ज़्यादा इंगेजमेंट सोशल मीडिया पे कहाँ से सस्ता, इंस्टाग्राम या फेसबुक से, एज योर एक्सपीरियंस? देखो, अगर मैं बात करूं सबसे ज़्यादा ऑडियंस कहाँ है, राइट, तो जब फेसबुक इनिशियल आया था तो फेसबुक पे ही सारे लोग थे, राइट। लेकिन जो इंस्टाग्राम है ना, इंस्टाग्राम पे जो रील्स आती हैं, जो कंटेंट आता है ना, बहुत बेहतर कंटेंट है। टॉप के जितने भी मेंटोर हैं वो सारे के सारे मेंटोर इंस्टाग्राम पर रील क्रिएट करते हैं, राइट। तो ऐसे में एज पर माई एक्सपीरियंस अगर मैं ये भी बोलूँ कि मेरी तरफ से क्या रिकमेंडेड होगा, व्हाट्सअप या फिर इंस्टाग्राम, तो इंस्टाग्राम, क्योंकि इंस्टाग्राम पे पोटेंशियल ऑडियंस है कंपेयर टू फेसबुक, एज पर माई एक्सपीरियंस इन मेटा ऐड। बिल्कुल। और सर, आपने बहुत अच्छा जवाब दिया। अब मेरा सर रैपिड फायर राउंड है यहाँ पे, जहाँ पे आपको 1 वर्ड में आंसर देना है। अगर मैं आपसे पूछूं इंस्टाग्राम और फेसबुक में आपको क्या सेलेक्ट करना है, तो आप किसे प्रीफर? इंस्टाग्राम। आपके आइडियल पर्सन कौन है? मिस्टर सशीश कुमार तिवारी। ओके। और मैं बताना चाहूँगा कि वो भी मेरे एक आइडियल पर्सन है। ओके। और चाय या कॉफ़ी? कॉफ़ी। और अगर आप एक यूथ को मैसेज देना चाहोगे तो आप यूथ को क्या मैसेज देना चाहोगे? आप 18 साल के हो, आप 20 साल के, 21 साल के हो, 22 साल के हो, इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्क इस बात से पड़ता है कि आप स्किल्ड हैं या नहीं। आपने 12th किया है, आपने बीटेक किया है, आपने एमटेक किया है, आपने बीसीए किया है, एमसीए किया है, बीबीए किया है, एमबीए किया है, डजंट मैटर, डिग्री मैटर ही नहीं करती। मैं आईटी में काम करके आया हूँ, नॉन टेक्निकल बंदा, मैंने संस्कृत से बीए किया है,
सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कसीचित् दुर्भाग् भवेत्। तो मैंने संस्कृत से बीए करने के बाद मैं आईटी में गया, उसके बाद आज मैं डिजिटल मार्केटिंग में काम कर रहा हूँ। तो स्किल मैटर करती है, आप स्किल सीखिए। कोर्सेज पे आप सोचेंगे आप डिग्री कर लेंगे, आप ग्रेजुएशन कर लेंगे, आप पोस्ट ग्रेजुएशन कर लेंगे, अच्छी बात है, रिक्वायरमेंट है, लेकिन स्किल को लोग पहले देखते हैं। प्रियोरिटी आज के समय में स्किल को मिलती है। इफ़ यू हैव स्किल देन यू कैन गो फॉर एनीथिंग। रुद्र जी, हमने सब कुछ बात कर लिया, लेकिन अगर मैं आपसे एक सवाल पूछूं कि एक मेटा एड रन के एक ट्रेनर होते हुए अगर आप लोगों को सिखा रहे तो आप अर्निंग कितना कर लेते हैं? मेटा एड से देखो, अगर मैं बात करूं कि आप सोर्स ऑफ इनकम की बात करें, दो तरीके से हो सकती है। एक तो होता है कि सर्विस बेस्ड बिजनेस, राइट। तो हमारा जो नेस्टैक है, हमारे बहुत सारे क्लाइंट हैं, तो जहां से लाखों में रेवेन्यूज आते हैं हमारे, राइट। अब मैं अकेला वहां पे नहीं हूं, राइट, हमारे साथ और भी लोग हैं, हमारी पूरी टीम है, तो सारे खर्चे होते हैं, राइट। इसके अलावा अगर मैं जॉब से बात करूँ तो जॉब जो मैं भी कर रहा हूँ कंपनी में करंटली, वहाँ पर मेरी 60,000 रुपये सैलरी, राइट। बट मेरा रेजिग्नेशन चल रहा है वहाँ पे, क्योंकि अभी जो बिजनेस हमारा है, राइट, उसको हम और आगे लेके जाना चाहते हैं, और बच्चों को ट्रेन करना चाहते हैं, और स्किल्ड करना चाहते हैं। उनको ये बताना चाहते हैं कि यार अगर आप प्रैक्टिकल लर्निंग के साथ एक स्किल सीख लेते हो ना, तो आप जिंदगी में अनएम्प्लॉयमेंट वाला जो बर्डन आपकी लाइफ से खत्म हो जाएगा। बिल्कुल, और बहुत बहुत धन्यवाद रुद्र जी इतना इन्फॉर्मेशन देने के लिए। तो दोस्तों, मैं आपको इस पॉडकास्ट के माध्यम से आप देखेंगे रुद्र सर ने काफ़ी कुछ यहाँ पे आप लोगों को बताया। अगर आप कुछ भी डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड या मेटा एड के रन से रिलेटेड कुछ भी सीखना चाहते हैं, ये सोशल मीडिया पे फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो, या यूट्यूब हो, किसी भी फील्ड में अगर आप टॉप पे जाना चाहते हैं तो रुद्र सर से ज़रूर कनेक्ट करिएगा। मैं सारी डिटेल्स अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। और सर ने जो भी बातें बताई वो काफ़ी अमेजिंग है। आज आप लाखों की कोर्स ले लो तो भी ये बातें नहीं बताई जाती जितना रुद्र सर ने इस कुछ मिनटों में यहाँ पे आप लोगों को शेयर की है। तो सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे शो में आने के लिए। आप शुभम जी इसी तरीके से आगे बढ़ते रहिए और लोगों को इंस्पायर करते रहिए, और इसी तरीके से लोगों को एक इन्फॉर्मेशन देते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे शो में आने के लिए। ओके, थैंक यू वेरी मच। ओके, थैंक यू।